गाइस, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम एलगे के अंदर क्या स्टडी करेंगे, वॉचेरिया। ठीक है। वॉचेरिया क्या है? येलो ग्रीन एलगे, जैसे हमें फिगर में भी शो हो रहा है, ज़ेंथोफाइसी के अंदर आता है। तो वॉचेरिया के अंदर हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या स्टडी करेंगे? सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले, उसके अंदर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज स्टडी करेंगे, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। तो क्या हो गया? वॉचेरिया है ही। ठीक है। फिर हम उसकी कुछ स्पीशीज़ देखेंगे, स्पेसिफिकली इंडियन स्पीशीज़। फिर हम क्या स्टडी करेंगे? उसकी अकरेंस एंड हैबिटेट। तो मेनली हैबिटेट पर फोकस करेंगे हम, कि फ्रेश वाटर है, मैराइन है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है, क्या है, और कौन कौन सी स्पीशीज़ जनरली पाई जाती है विद एग्जांपल्स। ठीक है। फिर हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी की, यानी एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी कर रहे हैं, बाहरी आवरण की स्टडी कर रहे हैं कि थैलस स्ट्रक्चर कैसा दिखने में है। ठीक है। फिर हम सबसे लास्ट में क्या बात करेंगे? लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे, यानी रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, क्या क्या मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है। क्या क्या स्पेसिफिकली किन किन मेथड से किया जा रहा है ये। ठीक है। लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे लाइफ साइकिल की। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सिस्टमिक क्लासिफिकेशन से। तो हमें पता है कि डिवीजन क्या है? ऑक्रोफाइटा। डिवीजन है ऑक्रोफाइटा, क्लास है ज़ेंथोफाइसी, फैमिली है वॉचेरिएसी, ऑर्डर है साइफोनेल्स, जीनस है वॉचेरिया। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं। डिवीजन ऑक्रोफाइटा, क्लास ज़ेंथोफाइसी। अब आप पहले क्या किया था कि इसे कुछ जगह क्लोरोफाइसी में भी रखा था। ठीक है। बट क्या होता है, इसके अंदर कुछ फीचर्स क्लोरोफाइसी के हैं और ज़्यादातर फीचर्स किसके हैं? ज़ेंथोफाइसी के। ठीक है। तो टोटली ना क्लोरोफाइसी के फीचर है, टोटली ना ज़ेंथोफाइसी के फीचर, थोड़े से मिक्सड फीचर है, इसलिए इसे पहले क्लोरोफाइसी में भी रखा था क्लासिफिकेशन जब किया गया था, बट लेटर इसे ज़ेंथोफाइसी में ही रखा गया है। ठीक है। उसे हम स्टडी करेंगे, हम आगे हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स हैं ज़ेंथोफाइसी वाले इसके अंदर। ठीक है जी। देन आता है फैमिली वॉचेरिएसी, ऑर्डर साइफोनेल्स एंड जीनस वॉचेरिया। ठीक है जी। अगर बात करें स्पीशीज़ की, तो इसके अंदर 54 स्पीशीज़ होंगी। अब ये नंबर जैसे हमेशा की तरह वेरी कर सकता है। ठीक है। क्या पता जब बुक लिखी गई हो तब कम हो, अब ज़्यादा आइडेंटिफाई होगी हो स्पीशीज़। ठीक है। बट स्टिल ये आप नंबर लिखोगे तो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 54 स्पीशीज़ होंगी, जबकि उसमें से नियरली 9 इंडिया में पाई जाती हैं। आपको सारी याद नहीं रखनी है तो कुछ एग्जांपल्स याद रख लो, जैसे वॉचेरिया टेरेस्ट्रिस, वॉचेरिया सेसाइलिस एंड वॉचेरिया एम्फीबिया। क्लियर? सो ये कुछ इंडियन स्पीशीज़ हैं। अब इनमें से जो वॉचेरिया टेरेस्ट्रिस है और जो जैमिनेटा है वो कैसी है? टेरेस्ट्रियल है। अच्छा, इस बात से पहले ये बात ध्यान रखो कि ज़्यादातर इसके मेंबर्स कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल होंगे और कैसे होंगे? फ्रेश वाटर होंगे। मेराइन सिर्फ कुछ ही होते हैं, मेराइन सिर्फ कुछ ही होते हैं, ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर है। ठीक है। उसमें भी फ्रेश वाटर बहुत सारे हैं। ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वॉचेरिया टेरेस्ट्रिस हो गया एंड वॉचेरिया जैमिनेटा। जबकि फ्रेश वाटर स्पीशीज़ में क्या होगा? वॉचेरिया अनसिनेटा। ठीक है। जो वॉचेरिया सेसाइलिस है वो एक्वाटिक भी हो सकती है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। ठीक है। अब जनरली जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होती है ना, वो या तो सॉइल पर ग्रो करेगी, या फिर क्या होता है किसी सब टेरेनियन हैबिटेट पर ग्रो करते हैं, यानी किसी पहाड़ी इलाके पर। और पहाड़ी इलाके पर हमें क्या मिल जाएगा? हमें बर्फ़ मिल जाएगा। तो जो वॉचेरिया जोनेसाई है वो कहाँ पर ग्रो कर रही है? स्नो पर ग्रो कर रही है। सो एक हम कह सकते हैं क्या है? क्रायोफाइट है टेरेस्ट्रियल बट क्रायोफाइट है इसके। ठीक है। सब टेरेनियन हैबिटेट पर ग्रो कर रही है। क्लियर? अब कुछ स्पीशीज मराइन होंगी, तो मराइन में अगर पूछा जाए तो याद रखना वॉचेरिया हेमेटा क्या है? एक मराइन स्पीशीज़ है। क्लियर? सो बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी हम देखते हैं इसका थैलस स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे सबसे पहले हम फिगर में देखते हैं, फिर हम एक बार रीड लेंगे। ठीक है। सो थैलस स्ट्रक्चर कैसा है? इसका ब्रांच्ड है, हमें दिख रहा है काफ़ी सारी ब्रांचिंग है इसके अंदर। ठीक है। तो हमें इतना समझ में आया कि ब्रांच्ड है। फिर हम कह रहे हैं कि सिनोसाइटिक कंडीशन है। अभी समझना सिनोसाइटिक कंडीशन क्या होती है, और इसके साथ एक वर्ड हमेशा जुड़ा होगा, ए सेप्टेट। जहाँ पर भी सेप्टा एब्सेंट होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगी? सिनोसाइटिक कंडीशन हो जाएगी। कैसे? कि मान लो ये कुछ सेल्स है। ठीक है। ये सेल है, ये एडजेसेंट सेल्स हैं। तो इनमें क्या प्रेजेंट है? इनमें हमें फिगर में शो हो रहा है, इनके अंदर ये सेप्टा प्रेजेंट है। ठीक है। ये सेप्टा प्रेजेंट है इनके अंदर। तो क्या होगा अगर ये न्यूक्लियाई होगा, लेट ये न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इनके अंदर, तो अभी क्या ये न्यूक्लियाई यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन है, बिकॉज सेप्टा से डिवाइडेड है। बट अगर मैं इसके जो सेप्टा है इन्हें मिटा दूँ, तो क्या ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। ठीक है। तो इसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनोसेटिक कंडीशन। और ये कब होगी? जब ए सेप्टी मतलब सेप्टा एब्सेंट होगा, यानी ए सेप्टेड कंडीशन होगी। ठीक है। तो यहाँ पर यही आपको दिख रहा है कि कई सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है।
ये क्या है, सिनोसाइटिक कंडीशन है। फिर आपको एक चीज़ दिख जाएगी कि इसके अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, ये सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, इसके वेजिटेटिव थैलस में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अब इसका खुद का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कहाँ पे है, बिकॉज बीच में तो सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है जो किससे फील्ड है, सेल सैप से फील्ड है। तो इसका खुद का जो प्रोटोप्लाज्म वो इसके पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल की मार्जिन्स पर, ठीक है, वहाँ पर प्रेजेंट है इसका साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म के अंदर अंदर आपको मेनली दो स्ट्रक्चर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, दो स्ट्रक्चर्स, एक तो होगा न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई होगा, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा जी, क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर होगा क्रोमेटोफोर्स। अब इसका अरेंजमेंट ध्यान रखना, ये क्या है, वेजिटेटिव थैलस है। तो वेजिटेटिव थैलस में क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियाई होंगे ना, बीच में क्या है, सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है, न्यूक्लियाई होंगे वो किसकी टुवार्ड्स होंगे, टुवार्ड्स दी सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। लेकिन जो डिस्कॉइड यानी डिस्क शेप्ड क्रोमेटोफोर्स होंगे, वेट अ बिट, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, डिस्क शेप्ड क्रोमेटोफोर्स टुवार्ड्स दी पेरिफेरी, टुवार्ड्स दी पेरिफेरी, कहाँ पर, वेजिटेटिव थैलस के अंदर। याद रखना, वेजिटेटिव थैलस के अंदर ऐसा अरेंजमेंट होता है। लेकिन जब ये रिप्रोडक्टिव बॉडीज फॉर्म करते हैं तो कुछ चीज़ें डिफर कर जाती हैं कि एक तो सेंट्रल वैक्यूल क्या कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल खत्म हो गया। सो अब क्या होगा, ये प्रोटोप्लाज्म का मास बचा है बस इसके अंदर, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है बहुत सारा, क्योंकि अब सेंट्रल वैक्यूल नहीं है, प्रोटोप्लाज्म है। अब इस प्रोटोप्लाज्म में टुवार्ड्स सेंटर कौन आ जाएंगे, टुवार्ड्स सेंटर इस बार आ जाएंगे ये डिस्क शेप्ड क्रोमेटोफोर्स, ठीक है, टुवार्ड्स सेंटर इकट्ठे हो जाएंगे ये। अब हम ये तो कह नहीं सकते टुवार्ड्स सेंट्रल वैक्यूल, क्योंकि सेंट्रल वैक्यूल नहीं रहा, बट टुवार्ड्स सेंटर कौन आ गए, क्या कहते हैं इसे, क्रोमेटोफोर्स आ गए। जबकि जो न्यूक्लियाई होंगे ना वो कहाँ चले जाएंगे, टुवार्ड्स दी पेरिफेरी चले जाएंगे, वे टुवार्ड्स दी पेरिफेरी चले जाएंगे, जो होंगे ये टुवार्ड्स दी पेरिफेरी, ठीक है। तो ये कब होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है। और रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या बनता है, सेप्टा बनता है, ठीक है, जो इसे पेरेंट प्लांट बॉडी से सेपरेट कर देगा। जबकि वेजिटेटिव थैलस के अंदर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है जी। और ये कैसे होता है, क्योंकि जो जनरली फ्रेश वाटर ही होते हैं मोस्टली, ठीक है, कुछ मतलब टेरेस्ट्रियल भी हैं और मैरीन तो बहुत कम होंगे। तो कैसे होता है, होमोथैलिक होता है। तो एंथीरिडियम एंड oogoनियम जो है सेम थैलस पर बनेंगे, ठीक है। और फिलामेंटस नेचर है, ट्यूब लाइक फिलामेंट है, ट्यूबलस, ठीक है, ट्यूब लाइक फिलामेंट है। और राइजॉइड्स भी प्रेजेंट है इसके अंदर, ये राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो राइजॉइड्स, जो ये राइजॉइड्स है ना, ये स्पेशल नाम दे दिया गया हैप्टेरॉन, ठीक है, हैप्टेरॉन दे दिया गया ना नाम। तो एक बार स्टडी कर लेते हैं। जो हमने देखा कि थैलस कैसा है, थैलस है ब्रांच्ड होगा, थैलस ब्रांच्ड होगा, सिनोसिटिक कंडीशन है। क्यों है हमें पता है, क्योंकि ए सेप्टेट है। तो सिनोसिटिक यानी कहें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन डेवलप हो गई। फिलामेंट कैसे होंगे, ट्यूब लाइक फिलामेंट है, ठीक है जी। अच्छा, इसके थैलस के बेस से क्या निकल रहा है, राइजॉइड्स, सॉरी, थैलस के बेस से क्या निकल रहा है, राइजॉइड्स निकल रहे हैं। ये जो राइजॉइडल सिस्टम है क्या प्रोवाइड करता है, इसका फंक्शन क्या हमें पता है, सब जगह हम राइजॉइड्स पढ़ते हैं कि सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। रूट्स की जगह है, रूट्स की जगह एक जुगाड़ है, ठीक है, जो थैलोफाइट्स में प्रेजेंट होता है। बिकॉज थैलोफाइट्स में प्लांट बॉडी रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ हम जुगाड़ ढूंढते हैं। तो ये राइजॉइड क्या है, एक जुगाड़ है रूट्स की जगह पे, जो इसे सबस्ट्रेटम पर से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। हमने क्या नाम दिया इसे, हैप्टेरॉन। वॉचर के अंदर क्या कहते हैं, सब राइजोडियल सिस्टम को हैप्टेरॉन कहते हैं। हमने कहा सेगमेंटेशन, सॉरी सेप्टेशन जो होती है, सेप्टा नहीं होते, ये सेप्टेट होते हैं, और तभी सिनोसाइटिक कंडीशन अराइज हो रही है। बट एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज फॉर्म होंगी, जो जूस्पोरेंजिया एंड एप्लानोस्पोरेंजियम फॉर्म होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे सेप्टा बनता है, ठीक। उस टाइम पर सेंट्रल वैक्यूल डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, गायब डिसअपीयर कर जाएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी स्ट्रक्चर में दिखाया था। और सेप्टा बन जाता है, जिससे वो प्लांट बॉडी से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और फिर ये जूस्पोरेंजिया फॉर्म करता है, और इसके अंदर फिर जूस्पोर्स बनेंगे, अगर हम जूस्पोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर अगर प्लांट में इंजरी होगी तब भी ये सेप्टा फॉर्मेशन हो जाती है। सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल थिन होगी, इलास्टिक होगी। मेन बात क्या है कि आउटर लेयर किसकी बनी होगी, पैक्टिन की, जबकि इनर लेयर किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होगी, ठीक है जी। सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, जो किससे फिल्डअप है, सेल सैप से फिल्डअप है, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल किससे फिल्डअप है, सेल सैप से,
ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि पेरिफेरल रीजन में क्या प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरल रीजन में जो वेजिटेटिव थैलस है, पेरिफेरल रीजन में उसमें क्या होगा, डिस्क लाइक क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होंगे, जबकि टुवार्ड्स द सेंटर, सेंट्रल वैक्यूल के टुवार्ड्स, बिकॉज सेंटर में क्या है, भी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है वेजिटेटिव थैलस के अंदर, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, टुवार्ड्स द सेंटर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर पैरानॉइड नहीं होता। पैरानॉइड क्या, हमने अब तक जो क्लेमाइडोमोनास पढ़ा है, वॉलवॉक्स पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है और उसके अंदर पैरानॉइड प्रेजेंट होता है। पैरानॉइड में क्या होता है कि प्रोटीनेशियस तो कोर है, प्रोटीन का बना हुआ क्या है, कोर है प्रोटीन का बना हुआ, उसके अराउंड क्या होता है, स्टार्च की प्लेट्स होती हैं। तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। जो क्लोरोफाइसी हैं, जो क्लेमाइडोमोनास है, जो वॉलवॉक्स है, दोनों किसके मेंबर्स हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं। वहाँ पर रिजर्व फूड क्या होता है, ध्यान देना बात पे, स्टार्च होता है वहाँ पर रिजर्व फूड। तो स्टार्च को स्टोर कौन करता है, पैरानॉइड्स, प्रोटीनेशियस कोर है और इसके अराउंड स्टार्च की प्लेट होती है, और फिर इवन लैमेला भी प्रेजेंट हो जाते हैं। हम कहते हैं ना लैमिनेटेड नेचर है पैरानॉइड्स का, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। बट यहाँ पर हमने इसे ज़ेंथोफाइसी में रखने का एक ये भी रीज़न है कि वॉचेरिया के अंदर रिजर्व फूड ऑयल की फॉर्म में होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स, कलरलेस ड्रॉपलेट्स होती हैं किसकी, ऑयल की। इस वजह से, और जब ये फीचर किसके अंदर मिलता है, ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स के अंदर फीचर मिलता है, क्लोरोफाइसी में नहीं मिलता, ठीक है। एक तो ये वाली बात हुई। दूसरी बात क्या होता है, क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में आपने देखा होगा या तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है एक, और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है, ठीक है, ये दो प्रेजेंट होता है। जबकि वॉचेरिया के अंदर क्या है, क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल ई है, और ये किसके फीचर है, ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स के फीचर हैं, ठीक है। साथ में कैरोटेनॉइड्स भी होगा और ज़ेंथोफिल्स भी होंगे, ठीक है। अब जिस तरह क्लोरोफिल जो क्लोरोफाइसी है उसके फीचर्स इसके अंदर लैग कर रहे हैं, इवन ज़ेंथोफाइसी के भी कुछ फीचर्स लैग करेंगे। जैसे ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स में साइफोनिन एंड साइफोनोजेंथिन, ये दो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो ज़ेंथोफाइसी के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। बट वॉचेरिया के अंदर ये एब्सेंट है, ठीक है। सो इवन कुछ ज़ेंथोफाइसी के फीचर्स भी एब्सेंट है इसके अंदर। रिजर्व फूड मटेरियल क्या होगा, ऑयल होगा रिजर्व फूड मटेरियल, किस फॉर्म में, कलरलेस ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म में पड़े हैं, क्लियर। अब बात आती है लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल की बात आती है, हमने कहा 3 मोड्स से हो रहा है। सबसे पहले हम समरी देख लेंगे एक बार, फिर आगे स्टडी लेंगे। तो 3 मोड्स हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होता है, हर जगह हमने कहानी देखी है, बाय फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन की वही वाली कहानी है कि जो थैलस था एक्सीडेंटली ब्रेक डाउन हो गया उसका, किसमें, फ्रेगमेंट्स के अंदर, और फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रेक डाउन होने के बाद वो फ्रेगमेंट्स क्या कर गए, न्यू थैलस बॉडी में, न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर ली इन्होंने, ठीक है जी। एसेक्सुअल प्रोडक्शन की क्या कहानी होती है, स्पोर्स बनते हैं इसके अंदर। एसेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या स्पोर्स बन रहे हैं, जूस्पोर बन रहे हैं, एप्लानोस्पोर बन रहे हैं, हिप्नोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे जू स्पोर्स की, तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के जू स्पोर्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनजू स्पोर्स, ठीक है, सिनजू स्पोर्स बनता है। जनरली हमने जू स्पोर की जो स्ट्रक्चर देखी है वो क्या होता है कि यूनिन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है और उसमें से 2 फ्लैजिला निकल रहे होते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यूनिन्यूक्लिएटेड एंड बायोफ्लैजिलेटेड है, बिल्कुल कह सकते हैं। ये जनरली किसका स्ट्रक्चर है, जू स्पोर्स का, और सेल वॉल नहीं होती इसके अराउंड, है ना, नेकेड होते हैं जू स्पोर्स। और कब बनते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं, यानी जब पानी, फेवरेबल कंडीशंस किसी एलिगे के लिए क्या हो सकती है कि पानी की बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, जबकि अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी कि पानी अवेलेबल नहीं है, यानी ड्रॉट की कंडीशन है। तो ये एप्लानोस्पोर्स, जो एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स हैं, कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जबकि जो ये होंगे जूस्पोर्स से कब बनेंगे, फेवरेबल कंडीशन के अंदर बनते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम जो बात कर रहे थे जूस्पोर्स की, हमने कहा नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड और बायोफ्लैजिलेटेड है, बट यहाँ पर स्पेशल टाइप के जूस्पोर बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सिनजूस्पोर्स कहते हैं। ये क्या होता है, कंपाउंड स्ट्रक्चर है। ये क्या है जी, कंपाउंड स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं इसके अंदर, इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। और साथ में क्या होगा, न्यूक्लियाई से जो पेरिफेरी पे होंगे न्यूक्लियाई, उनसे क्या निकल रहे होंगे, फ्लैजिला निकल रहे होंगे। तो क्या जो स्ट्रक्चर हो गया, जो कंपाउंड स्ट्रक्चर, इसमें हम मैं कह सकता हूँ कि मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होगा और ये मल्टी फ्लैजिलेटेड भी होगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर, सिनजूस्पोर बनता है। बाकी रही एप्लानोस्पोर्स और हिप्नोस्पोर्स की बात, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बन रहे हैं तो एक वॉल्ड स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। एप्लानोस्पोर्स
और हिप्नोस्पोर्स हम डिटेल में जब आगे भी स्टडी करेंगे तो उसमें देखेंगे हिप्नोस्पोर्स के अंदर सेगमेंट्स बनते हैं, ठीक है, सर्टेन सेगमेंट्स बन जाते हैं। और बात करें सेक्सुअल प्रोडक्शन की तो हमें पता है oogamous टाइप सेक्सुअल प्रोडक्शन कि मेल कैसा होगा, स्मॉल होगा, मेल स्मॉल होगा, मोटाइल होगा लाइक स्पर्म, ठीक है। जबकि जो फीमेल होता है, फीमेल कैसी होती है, मतलब फीमेल गैमीट जो होगा, ठीक है, फीमेल होगा लार्ज होगा, ठीक है, और नॉन मोटाइल होगा लाइक ओवम, ठीक है जी। ये होता है oogamous की बात। अब इसे सबको डिटेल में पढ़ते हैं तो हमें पता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। वही सेम का नहीं कि एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, थैलस का, और क्या फॉर्म कर लेंगे, फ्रेगमेंट्स फॉर्म कर लेंगे। अब ये फ्रेगमेंट्स जर्मिनेशन करने के बाद न्यू थैलस बॉडी को फॉर्म कर देंगे, ठीक है, न्यू थैलस बॉडी फॉर्म कर लेंगे ये। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल प्रोडक्शन पे, तो हमने कहा 3 तरीके से हो रहा है, 3 टाइप के स्पोर्स बन रहे हैं, जूस्पोर बन रहे हैं, ये प्लानोस्पोर बन रहे हैं, हिप्नोस्पोर बन रहे हैं। फेवरल कंडीशन में क्या बनते हैं, जूस्पोर, एंड अनफेवरल कंडीशन में ये प्लानोस्पोर्स एंड हिप्नोस्पोर्स बनते हैं। हिप्नोस्पोर्स की जगह कई बार आप एक काइनेट्स भी पढ़ता सुन लो कि काइनेट्स बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, तो हिप्नोस्पोर्स ही कोई कह देते हैं कि हमारे एक काइनेट्स बन रहे हैं। तो जू स्पोर्स की बात करते हैं तो कैसे बनते हैं, सिन जू स्पोर बनते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ आप चेंजेस देखोगे कि ये नॉर्मल थैलस था, ठीक है, थैलस बॉडी थी, उसकी फिलामेंट थी। तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो सेंट्रल वैक्यूल खत्म हुआ, सेंट्रल वैक्यूल आपको कहीं नहीं दिखेगा इसके अंदर। सेंट्रल वैक्यूल खत्म होने के बाद क्या बनी, सेप्टा बनी है, तो क्रॉस वॉल बन गई, ठीक है। वो चेंजेस जो है जो नॉर्मली वेजिटेटिव थैलस के अंदर नहीं होते, सेप्टा बन गई, तो ये क्या हुआ, पूरी जो प्लांट थैलस है उससे सेपरेट हो गया, बिल्कुल सेपरेट हो गया। और अब इस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, जो प्रोटोप्लाज्म था वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो गया, ठीक है, कॉम्पैक्टली पूरा अरेंज्ड है, कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजियम कहेंगे। अब इस जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, जूस्पोर बनेगा, कौन सा है, कंपाउंड स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं सिनजूस्पोर्स। ये सिनजूस्पोर लिबरेट कर जाएंगे, थोड़े दिन एनवायरमेंट में पड़े रहेंगे। नेचर कैसा होता है, मल्टीफ्लैजिलेटेड है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है। फिर ये जर्मिनेट करते हैं और जो प्लांट बॉडी है वॉशिरे की उसे फॉर्म कर देता है, राइजोइड्स का डेवलपमेंट होगा, प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, सेल वॉल बनेगी, ठीक है। तो जो सारे स्ट्रक्चर है नॉर्मल वेजिटेटिव थैलस के अंदर होते हैं, ठीक है जी। सो देख लेते हैं कि सिनजूस्पोर है, कंपाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और एक जूस्पोरेंजियम से वरना क्या होता है, एक जूस्पोरेंजियम से बहुत सारे जूस्पोर्स बनता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि ये वाली मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अराइज करती है, बट उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मल जूस्पोर बनने में कि वो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर छोटे छोटे सेगमेंट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, सेगमेंट्स बनेंगे जो उसे एक यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन प्रोवाइड कर देंगे। फिर उस हर एक न्यूक्लियर में से क्या निकलेगा, 2 फ्लैजेले निकलेंगे खाली, ठीक है। तो ये सेगमेंटेशन हो जाती है, बट यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है, तो इसलिए इस एक जूस्पोरेंजियम से क्या बन रहा है, एक ही सिनजूस्पोर बन रहा है, ठीक है, क्योंकि क्या है, कंपाउंड स्ट्रक्चर, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड। और फूड रिजर्व कैसा होता है इनके अंदर, हमें पता है कि फूड को रिजर्व करेंगे, ऑयल होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लिया की जो क्या कहते हैं पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट शिफ्ट कर जाएंगे अंदर की तरफ टुवार्ड्स इनसाइड, और जबकि न्यूक्लिया टुवार्ड्स पेरिफेरी पे कर जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल क्या करके डिसअपियर कर गया और सेप्टम बन गया, जिसकी वजह से ये प्लांट बॉडी से सेपरेट हो गया, जो पेरेंट थैलस है, ठीक है जी। अब क्या होता है कि वही वाली सारी कंडीशन है। फिर ब्रांच जर्मिनेट करने पर क्या फॉर्म करेगा, आउट ग्रोथ फॉर्म करेगा, राइजोइड्स डेवलप करेंगे इसमें से ना, ब्रांच्ड थैलस फॉर्म होगा इसमें से, वही बात है। और एक कुछ टाइम ये एकदम से जर्मिनेशन नहीं करते, पहले ही कुछ टाइम जो एनवायरनमेंट होता है इनका वाटर, उसमें स्विम करते रहेंगे, उसके बाद करते हैं, ठीक है। फ्लैजिला खत्म हो जाएगी इसमें से, ठीक है, और अपने अराउंड वॉल फॉर्म करेंगे और न्यू प्लांट थैलस बॉडी फॉर्म करना शुरू कर देंगे, क्लियर। बात आती है एप्लानोस्पोर्स की। एप्लानोस्पोर्स कब बनते हैं, हमें पता है ड्रायर कंडीशंस में, यानी अनफेवरेबल कंडीशंस में बन रहे हैं, स्पेशली टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स के अंदर ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा, एप्लानोस्पोरेंजियम फॉर्म होगा, वही सप्टेशन होगा, सेंट्रल वैक्यूल खत्म हो जाएगा, ठीक है। सप्टेशन हुआ है तो पेरेंट प्लांट बॉडी से सेपरेट हो गया, ठीक है। और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये कब होगा, फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। सो वही फॉर्म करेगा वापस से जो थैलस है, ठीक है, वो फॉर्म कर लेगा वापस से।
पैरेंथैलस। ठीक है, अगर बात रहती है हिप्नोस्पोर्स की, तो हिप्नोस्पोर्स में क्या होता है, सेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, आपको दिख रहा होगा सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग है। क्या फॉर्म हो रहे हैं, सेगमेंट्स फॉर्म हो रहे हैं, थिक वॉल्ड सेगमेंट्स। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ना, एक गोंगरोसीरा एलगी होता है उसके समान कंडीशन होती है, तो इसे हम स्टेज को क्या कहते हैं, गोंगरोसीरा स्टेज। तो अगर कभी हमसे किसी में पूछा जाए कि गोंगरोसीरा स्टेज किस एलगी के अंदर मिलता है, तो हम कहेंगे वॉचेरिया। ठीक है, ये जो सेगमेंट्स फॉर्म हुए, ठीक है, ये इन सेगमेंट्स के अराउंड प्रोटोप्लाज्म था, उसने वॉल फॉर्म कर ली, थिक वॉल्ड सेल्स फॉर्म हो गए। अब या तो डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाएंगे या फिर ये सिस्ट फॉर्म करेंगे अपने अराउंड, और फिर ये सिस्ट जाकर जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, दोनों ही एप्लानोस्पोर एंड हिप्नोस्पोर्स कब फॉर्म हो रहे हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म हो रहे हैं। सो यही कहा मैंने कि टेरेस्ट्रियल स्पीशीज में ही हो रहा है, एप्लानोस्पोर्स भी ज़्यादातर और हिप्नोस्पोर्स भी। सेगमेंटेशन हो गया तो क्या हुआ, स्मॉल कंपार्टमेंट्स बन गए। ठीक है, इन कंपार्टमेंट के अराउंड थिक वॉल बन जाएगी और इन्हें हम क्या कहेंगे, हिप्नोस्पोर्स। इन सेगमेंट्स को, इन कंपार्टमेंट्स को अभी या तो डायरेक्टली जर्मिनेट करेंगे और न्यू थैला प्रोड्यूस कर देंगे, या फिर पहले सिस्ट फॉर्म करेंगे अपने अराउंड, फिर ये सिस्ट जर्मिनेट कर कर ये थैलस बॉडी फॉर्म करेगी। और ये जो स्टेज होती है किसके समान होती है, एक गोंगरोसीरा एलगी होता है उसके समान होती है, इसलिए इस स्टेज को क्या कह देते हैं, गोंगरोसीरा स्टेज। क्लियर। अब बात आती है सेक्सुअल प्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जनरली फ्रेश वाटर स्पीशीज के अंदर होगा, और स्पेशली किसके अंदर, जो किसी स्टेगनेंट वाटर में होंगी, जो स्टेगनेंट वाटर में होंगी, जो रनिंग वाटर में स्पीशीज होंगी उनके अंदर नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि फ्रेश वाटर स्पीशीज जो होती हैं उनके अंदर कैसा कैसा अरेंजमेंट होता है, होमोथैलिक अरेंजमेंट होता है, यानी एक ही थैलस पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, जैसे हमने फिगर में भी देखा था। ठीक है, कि एंथीडिया प्रेजेंट था, हुक लाइक एंथीडिया बन जाता है, एंड ग्लोबुलर ओगोनियम बन जाता है। ठीक है जी, एक ही थैलस बॉडी पर। ओके, अब जो एंथीडियम है वो पहले बनेगा। एंथीडियम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका, और ओगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है जी, एंथीडियम पहले बनता है, पहले डेवलप करता है इन कंपेरिजन टू ओगोनियम, इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं, प्रोटेंड्रस, जब एंथीडियम पहले डेवलप करेगा ओगोनियम से। ठीक है, हुक लाइक एंथीडियम है ये, बस जो हुक लाइक एंथीडियम होता है ना, उसकी बिल्कुल बेस पर ये एक सेप्टेशन डेवलप कर जाती है। ठीक है, सेप्टेशन डेवलप कर गई और इसका जो प्रोटोप्लाज्म था वो कॉम्पैक्ट हो गया, ये कॉम्पैक्ट मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म हो गया, और मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म स्पिंडल शेप्ड एंथ्रेजॉइड फॉर्म करेंगे। स्पिंडल शेप्ड क्या फॉर्म करेंगे, एंथ्रेजॉइड फॉर्म करेंगे। और यहाँ पर जो ये एंथ्रेजॉइड फॉर्म कर रहे हैं, स्पिंडल शेप्ड एंथ्रेजॉइड, यहाँ पर क्या होगा कि ये इसकी जो टिप होगी ना, टिप पर क्या फॉर्म हो जाएंगे, टिप पर पोर फॉर्म हो जाएंगे, एक पोर फॉर्म हो जाएगा टिप पर, उससे ये स्पिंडल शेप्ड एंथ्रेजॉइड से बाहर लिबरेट हो जाएंगे। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन होने का टाइम आएगा। ठीक है, तो और ओगोनियम की डेवलपमेंट कैसे होती है कि मान लो मैं आपको फिगर में शो करता हूँ। ठीक है, एंथीडियम को तो हमने डिस्कस कर लिया कि एंथीडियम प्रोटोएंट्रस है, तो सबसे पहले एंथीडियम डेवलप करेगा हुक लाइक। ठीक है, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, प्रोटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर, वो क्या फॉर्म करेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो जो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये क्या करेगा, ये एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करेगा। ठीक है, ये न्यूक्लिएट एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म करेगा जो स्पिंडल शेप्ड होंगे और बायफ्लैजिलेटेड है, फिगर में दिख रहा है हमें। ठीक है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। अब बात आती है ओगोनियम के डेवलपमेंट की, तो ओगोनियम क्या होता है कि जो थैलस बॉडी है ना, बिल्कुल जस्ट एंथीडिया के बराबर में, वहाँ पर जो मल्टी न्यूक्लिएटेड, वहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट कर जाएगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट कर जाएगा, और इस साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, वेंट्रल प्लाज्मा। ठीक है, अब ये आउट ग्रोथ शो करेगा, आउट ग्रोथ शो करने पर एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा। अब इस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, oogonia कहेंगे। अभी भी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये भी सेप्टा फॉर्म कर लेगा, सेप्टा होने की फॉर्म करने की वजह से रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से अलग हो गया। अभी भी क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, तो बहुत सारे न्यूक्लिया प्रेजेंट है, जबकि लेकिन जो एग बनेगा वो किससे बनेगा, एक न्यूक्लिया से। तो हमें पता है आगे क्या होना है कि जो सारे न्यूक्लिया होंगे वो क्या कर जाएंगे, डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, जबकि एक न्यूक्लिया यूनी न्यूक्लिएट एग फॉर्म कर लेगा। क्लियर। और जब oogonia रेडी हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, इसमें एक क्या चीज़ फॉर्म हुई, बीक भी फॉर्म हो गई। तो जब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होगा, इसमें तो पोर था, उस पोर के थ्रू एंथ्रेजॉइड से बाहर आ गए। ठीक है, एंथ्रेजॉइड से बाहर आ गए, और इसमें जो टिप बीक थी, बीक जिल्टनाइज हो गई और ये पोर फॉर्म हो गया। अब एंथ्रेजॉइड्स एंटर कर जाएंगे, और जो लकी वन एंथ्रेजॉइड होगा वो क्या कर देगा, फ्यूज़ कर देगा इसे oogonia को, तो oogonia के अंदर एग है उसे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक जाइगोट बन जाएगा। अब जब जाइगोट अपने अराउंड एक थिक वॉल्ड कवरिंग डेवलप कर लेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, oospore फॉर्म हो गया।
ठीक है। अब याद रखना कभी भी एलगे में जाइगोट के बाद एम्ब्रियो नहीं बनता है, जाइगोट के बाद सीधा क्या होगा, मेयोसिस होगा। ठीक है। तो थैलोफाइट्स क्या शो करता है, जाइगोटिक मेयोसिस शो करते हैं। ठीक है। फिर वही वाली बात है, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेशन के टाइम पे ये राइजोइड्स फॉर्म करेगा, ट्यूबुलर फिलामेंट्स फॉर्म करेगा। सो ये थी इसकी लाइफ साइकिल, एक बार रीड ले लेते हैं, फिर सबसे लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे। ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा है, ओगैमस टाइप है, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ जनरली कैसी होते हैं, होमोथैलिक, और उनके अंदर ही ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और रनिंग वाटर स्पीशीज़ के अंदर नहीं होगा, जो स्टेगनेंट वाटर में, जो रुके हुए पानी में होगी, उनके अंदर होता है। जो स्पीशीज़ होता है ज़्यादातर वो कैसे, प्रोटेंड्रस यानी एंथ्रीडिया, जो मेल प्रोडक्टिव होगा ना, वो पहले डेवलप कर जाएगा, ओगोनिया बाद में करेगा। अगर एंथ्रीडिया की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। डिस्टल एंड पे क्या डेवलप करेगा, पोर डेवलप करेगा। ठीक है जी। और जो एक सेप्टम डेवलप कर जाएगी, उसकी कहाँ पर, जस्ट जो एक कर्व था ना, इसके जस्ट कर्व के बेस पर डेवलप कर जाएगी। तो क्या होगा, जो प्रोटोप्लाज्म है इकट्ठा हो गया, प्रोटोप्लाज्म कॉम्पैक्ट हो गया, और वो प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा, क्या फॉर्म कर देगा, स्पिंडल शेप्ड बायोफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स। ठीक है जी। अब बात करें डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम। तो ओगोनियम में क्या होता है, हमने जो देखा कि जो हुक शेप्ड है ये स्ट्रक्चर है हमारा एंथ्रीडियम। ठीक है। उसके अराउंड ही साइटोप्लाज्म क्या करना जाता है, एक्यूमुलेट करना शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म। अब जब साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट कर रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, वेंडर प्लाज्म कहेंगे। तो वेंडर प्लाज्म फॉर्म कर लिया इस एक्यूमुलेटेड मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को। फिर क्या होता है, ग्लोबुलर नेचर का हो जाता है, और क्या फॉर्म कर देगा, ओगोनियम फॉर्म कर देगा। ठीक है जी। ओगोनियम फॉर्म कर देगा। ओगोनियम अभी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक न्यूक्लियाई और सारे के सारे न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, जबकि एक न्यूक्लियाई बचेगा जो एग फॉर्म करेगा। और इसके अंदर भी सेप्टम फॉर्मेशन हो जाती है, जिसे रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी से सेपरेट कर जाएगा। एक कलरलेस बीक लाइक स्ट्रक्चर होगा, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ये बीक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जिलेटिनाइज कर जाएगा, और ओपनिंग डेवलप कर जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है। जिससे बायोफ्लैजिलेटेड स्पिंडल शेप्ड एंथ्रोजॉइड एंटर कर सके। एक लकी वन जो एंथ्रोजॉइड होगा वो एगो को फर्टिलाइज कर देगा, और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। जाइगोट के बाद क्या हुआ, वॉल डेवलप हो गई, उस स्पोर बन गया। ठीक है। उस स्पोर में क्या है, रिजर्व फूड है। क्या हुआ रिजर्व फूड, ध्यान रखना ऑयल होगा, कभी भी स्टार्च मत कह देना, बिकॉज ये जेंटोफाइसी का मेंबर है। ठीक है जी। और फिर जो उस स्पोर है वो कुछ टाइम के रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, कुछ महीनों का रेस्टिंग पीरियड होगा, एकदम से जर्मिनेशन नहीं शो करेगा। फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ गई, तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, मेयोसिस होगा। वापस से स्किनोसाइटिक कंडीशन होगी, डिवीजन की वजह से सेंट्रल वैक्यूल बनेगा, राइजोइड्स बनेंगे, ट्यूबुलर फिलामेंट बनेगा, है ना। तो पेरेंट बॉडीज ने, है ना, एक न्यू थैलेस बॉडी फॉर्म कर दी। क्लियर। ये ग्राफिकल लाइफ साइकिल जो है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, पहले वेजिटेटिव किसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल बाय, हमने सबसे पहले देखा जूस्पोर, जो हम कहते हैं कंपाउंड स्ट्रक्चर है, तो सिंजूस्पोर हो गया। देन अनफेवरेबल कंडीशन में प्लानोस्पोर्स बने, एंड हिप्नोस्पोर्स बने। हिप्नोस्पोर्स हम क्या कह सकते हैं, गोंगरोसीरा स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि गोंगरोसीरा अलगे की तरह दिखता है। वॉचीरिया में सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके अंदर होता है, फॉरेस्ट वाटर स्पीशीज़ के अंदर होता है। ठीक है। होमोथैलिक होंगे, एक ही थैलस पर दोनों बन रहे हैं, एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बने, बायोफ्लैजिलेटेड स्पिंडल शेप्ड एंथ्रेजॉइड्स बने हैं, जबकि ठीक है, ओगोनियम के अंदर क्या बना, एग बना, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट के अंदर क्या हो, मियोसिस हो गया। मियोसिस के बाद जैसे मैंने आपको बताया, वापस से जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, कुछ टाइम के रेस्टिंग पीरियड के बाद वॉचेरिया की जो न्यू पेरेंट प्लांट बॉडी वो बन जाएगी। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका जो वॉचेरिया है वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें, ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, इससे आपकी लाइफ, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ, इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बाय कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब, सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।